जो अगले जो 45 मिनट्स में हम देखेंगे कि बीमारी से बचने के सबसे जो अहम तरीके हैं वो क्या है। आज हम देख रहे हैं कि हर किसी के घर में या किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी के दोस्तों में कोविड घर घर में हो रहा है। तो अगर कोविड किसी के यहाँ हो जाए तो हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, और कुछ चीजें जो हमको वैक्सीन के बारे में पता होनी चाहिए। जो लोग एनोटेट कर रहे हैं वो प्लीज एनोटेट ना करें, क्योंकि कुछ जो मेरे ग्राफ है वो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगी। तो जैसे हमने देखा, हमने पिछले सितंबर में हमारा पीक देखा था जो 1 लाख के करीब था। जब हम जनवरी फरवरी फरवरी में पहुंचे, हमें लगा कि कोविड देश से चला गया। इंडिया ने बहुत बेहतरीन काम किया कोविड को भगाने में। हम बाकी सब देशों से बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। हमने हमारा साइंस, हमारा ट्रीटमेंट, हमारे लोगों ने बहुत ही कुछ कमाल का काम किया। पर हमने पिछले 1.5 महीने में देख लिया कि इस बार का जो हमारा पीक है वो ऑलरेडी 3 साढ़े 3 गुना जा चुका है और अभी भी बढ़ते ही जा रहा है, जिसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई है। ओके। और आप सब जानते हैं कि ये जो दौर था हमारा, यहाँ हम लोग थोड़े से बेपरवाह हो गए थे, थोड़े से नहीं काफी बेपरवाह हो गए थे। मास्क, हमें लगा कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है क्योंकि शायद अभी कोविड इतना कम है कि क्या ही पहने मास्क। बहुत सारे लोगों को कोविड हो चुका था, या अगर कोविड हो भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, माइल्ड कोविड होने वाला है। और शादियां चालू हो गई, सोशलाइजेशन चालू हो गए, पर हम भूल गए कि इस बैकग्राउंड में कोविड अभी भी था। और इस बैकग्राउंड में हुआ कि कोविड में कुछ, जो कोविड वायरस था उसमें कुछ म्यूटेशन हुए। तो अगर आप पहले देखोगे, पहले अगर ये म्यूटेशन इतना था, जो अभी हम देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा जो म्यूटेशन है, जो जिसे हम डबल म्यूटेंट कह रहे हैं या देसी वेरिएंट बोल रहे हैं, ये अब जो फैल रहा है वो ये वाला स्ट्रेन फैल रहा है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये पिछले वाले स्ट्रेन से बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आपने देखा होगा कि अगर घर में किसी एक को कोविड हो जाता है तो घर में जो बाकी लोग हैं उनको भी अगले 8 से 10 दिनों में कोई ना कोई लक्षण आते ही है। या फिर अगर उसके पहले कोई दोस्तों से मिले होंगे, जो वो तीनों चारों दोस्त है, सभी के घर में कोविड हो जाता है। तो ये जो फिलहाल कोविड का स्ट्रेन है वो बहुत जल्दी फैल रहा है। और यही कारण है कि हम जो ये तेजी से देख रहे हैं सेकेंड वेव का राइज, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अब 3.5 लाख, और हमें एक्चुअली नहीं पता हम कहाँ तक जाएंगे, ये इसी कारण है। और इसके साथ साथ जो हमारा थोड़ा सा लैक्स बिहेवियर हो गया था वो इसने उसको बहुत साथ दिया बढ़ने में। तो जो एक सबसे अहम चीज है जो मैं आपको, बाकी सब चीजें हमें पता है, सिर्फ मैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पिछले 2-3 महीनों में बहुत क्लियर हो गई है वो है कि हम स्टार्टिंग में पिछले साल अप्रैल में जून में ये बोलते थे कि जब इंसान खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से जो थूक के बूंदे निकलती है या ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उन बूंदों के कारण जो जब वही ड्रॉपलेट्स अपने चेहरे पर आ जाते हैं या कोई सरफेस पे आ जाते हैं और फिर सरफेस से हम उठाकर लेते हैं और हमारे चेहरे पे लगाते हैं, तब होता है कोविड। पर अब ये बहुत क्लियर हो गया है कि कोविड सिर्फ ड्रॉपलेट से नहीं, इसे हम एयरबॉर्न कह रहे हैं। एयरबॉर्न का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे, आप लोग जो भी प्लीज एनोटेट कर रहे हैं प्लीज एनोटेट मत कीजिए, मैं सही में नहीं बता पाऊंगी। जो होस्ट है वो एक बार सिर्फ स्क्रीन स्क्रीन ये पूरा क्लियर कर पाएंगे प्लीज, जो एनोटेशन का है आपके पास उसका ये होगा कि आप ये पूरा स्क्रीन क्लियर कर पाए। तो 1 मिनट, थैंक यू, थैंक यू। तो आप देख रहे हो कि ये कोई कोविड ग्रस्त इंसान है जिसने खांसी या छींक की। हम पहले सोचते थे कि ये जो बड़ी वाली थूक की बूंदे हैं जो सिर्फ 2 या 3 फीट की दूरी पर आती है उसमें कोविड होता है। अब हमें ये बहुत साफ पता चलने लगा है कि जब कोई इंसान खांसता है, छींकता है या बोलता है या गाता है, उस उनके मुंह से कुछ बहुत छोटी बूंदें निकलती है जो हमें बिल्कुल नहीं दिखती, पर वो हवा में तैरती है। अभी इसके दो दो चीजें हैं, एक तो ये 2 फीट से काफी दूर तक जाती है, कभी कभी 20 फीट तक भी जाती है। दूसरी चीज, ये तुरंत खत्म नहीं हो जाती, ये हवा में कुछ घंटों तक रह सकती है। और ये जो इंफॉर्मेशन है कोविड के बारे में, ये हमें बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अभी तक जो हमारे प्रिकॉशंस थे वो सिर्फ मास्किंग 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 थे। अब मास्किंग के साथ कुछ और चीज ऐड हो गई है और वो है गुड वेंटिलेशन। ओके, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगी।
तो जैसे मैं बता रही थी कि मैं मैं स्क्रीन को कुछ मूव नहीं कर पा रही हूँ, मेरी हैंग हो गई है स्क्रीन। क्या कर सकती हूँ मैं? अभी देखिए, अभी चेक करिए एक बार वापस। इन द मीन टाइम एक बीच में मैं बोलना चाह रहा हूँ, अपनी मीटिंग की कैपेसिटी 500 मेंबर्स की थी, 500 मेंबर क्रॉस हो चुके हैं। तो मेरी निवेदन है उन लोगों से जो बाई चांस अगर यहाँ से निकल जाए और उन्हें वापस जुड़ना हो तो वो यहाँ ना जुड़ पाए, तो अपना कार्यक्रम फेसबुक में भी लाइव है, तो फेसबुक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। माहेश्वरी मंडल भाईंदर फेसबुक पे पेज पे हमने टैग किया हुआ है। ठीक है, अब आप स्क्रीन चेक करिए, आप कर रहे हैं स्क्रीन मूव? नहीं, नहीं हो रहा है। एक सेकेंड मैम, एक बार स्टॉप शेयर करके वापस ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं वही करती हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये जो बूंदे हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ खांसी या छींक से नहीं, ये बात करने पे, साथ में खाना खाने से, गाना गाने से, ये सब समय निकल सकती है थूक की बूंदे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम समझिए किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी दोस्त के यहाँ जाए खाना खाने के लिए, ये सोचकर कि सामने वाला ठीक है, इसको ना सर्दी है ना खांसी है, ना मुझे कोई सर्दी खांसी है, और अगर आपने सिर्फ आधा घंटा सिर्फ साथ में बैठकर चाय ले लिया, सिर्फ थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लिया, अगर उनमें से किसी एक को भी कोविड है, अब ये एसिम्प्टोमेटिक कोविड कहलाएगा क्योंकि किसी को लक्षण ही नहीं है, तो जो साथ में 3 या 4 लोग हैं, अगले 7 से 10 दिनों में उनको सबको कोविड होने का पूरा पूरा रिस्क है। और इसीलिए जो हम अब मास्किंग के साथ साथ जो दूसरी बात कर रहे हैं वो है वेंटिलेशन की। तो जो रूम्स जो छोटे जैसे ऑफिसेज है जहाँ खिड़कियां नहीं है, सिर्फ एसी है, या घर पे मेहमान आते हैं, गर्मी के दिन है, आप सिर्फ एसी लगाते हो, खिड़कियां खुली नहीं है, तो उनमें उस सेटअप में कोविड फैलने का रिस्क होता है। जहाँ साथ में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे जिम मान लो, जिम में कोविड होने का ज्यादा रिस्क होता है, और जहाँ ढंग से वेंटिलेशन नहीं है। तो अब हमको जो ध्यान रखना है वो है कि हो सके उतना, अगर आप सिर्फ आपके घर में हो और सिर्फ आपके घर वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप ऑफिस में हो या घर का कोई बाहर से कोई इंसान आया है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ना कोई घर की खिड़की खुली रखनी है, उस रूम की खिड़की खुली रखनी है, अगर एसी चल रहा है तो भी एक रूम की खिड़की खुली रखिए, फैन चलाए रखिए, क्योंकि अगर कुछ वायरल ड्रॉपलेट्स हवा में आते भी हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और जो खिड़की से जो फ्रेश हवा अंदर आती है वो उस ड्रॉपलेट्स को डाइल्यूट कर रही होती है। ओके, जो बाथरूम के एग्जॉस्ट या किचन में एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट चालू रखिए, और हो सके उतना जो ओवर क्राउडेड जगह है वो अवॉइड करें। अभी हम जानते हैं कि बॉम्बे में ओवर क्राउडेड जगह अवॉइड करना कभी कभी नामुमकिन होता है, काम पे जाना है, ट्रेन लेने हैं, बस लेना है, तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि वो अवॉइड करें। तो उन सिचुएशन में हम समझ के चले कि ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क होगा, पर उस रिस्क को कम से कम करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है मास्किंग। और तो मैं इसमें दिखा रही थी कि खिड़कियां खुली रखें, एग्जॉस्ट चालू रखें और बाहर से अंदर हवा नहीं दें, ताकि अगर आपको ये रूम में दिख रहा है जो सब वायरस के ड्रॉपलेट से सब जगह फैल गए, जब हम पूरा सब खोल देते हैं तो वायरल ड्रॉपलेट्स डाइल्यूट होकर किसी को कोविड होने का रिस्क कम हो जाता है। ओके, तो मैं आ रही थी मास्किंग पे। मास्किंग, अगर आपको ये पूरे अगर 1 घंटे में सिर्फ एक ही मैसेज लेकर जाना है तो वही घिसा पिटा पुराना मैसेज है, वो है मास्किंग। हम सब जानते हैं, पर ये सब जानकर भी हमारे यहाँ सेकेंड वेव आया है, उसका मतलब हमारी जानकारी कोई मतलब की नहीं थी, क्योंकि हम मास्किंग ढंग से फॉलो ही नहीं कर रहे थे। तो अभी देखते हैं, ये जो इंसान है लेफ्ट में, इसको कोविड है, ठीक है, इसको कोई लक्षण नहीं है, इसको लग रहा है ये हेल्दी है, इसके साथ उसका एक दोस्त आया है उससे मिलने, इसको भी नहीं लग रहा है कि इसको कुछ लक्षण है, तो इन लोग बात कर रहे हैं। 15 मिनट अगर उन्होंने बात की, इसका कोविड इस दोस्त को चला गया, अगले 10 दिन में ये दोस्त और उसकी पूरी फैमिली कोविड ग्रस्त होने वाली है। इतना आसान है कोविड फैलना। ये दोस्त है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, इसने सोचा कि मैं दोस्त को तो कैसे बोलूं मास्क पहन ले, बुरा लग रहा था उसको बोलने में, उसने खुद मास्क पहन ली।
अभी क्योंकि अभी हमने देखा कि ये बीमारी एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न यानी इसके पार्टिकल्स हवा में तैर रहे होते हैं, तो उसका मतलब जो मास्क की ऊपर नीचे की जगह है, साइड की जगह है, वहां से ये पार्टिकल्स अंदर जाएंगे। और जी हाँ, इस इंसान का कोविड से होने का रिस्क थोड़ा कम होगा, पर बहुत कम नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स एयरबॉर्न है। और थोड़ा भी अगर कोई भी कारण से सिर्फ पानी पीने के लिए उन्होंने मास्क नीचे ले लिया, तो ये कोविड के पार्टिकल्स इनके शरीर में जाएंगे। अब ये वाला जो दोस्त है ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसको लग रहा है कि इसको मास्क पहनना चाहिए और इसको कोविड है। अब देखिए, अगर हर इंसान मास्क पहनेगा तो उसके जो ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल्स है वो ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पाते, क्योंकि वो मैक्सिमम जो ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स है वो मास्क में कैच हो जाते हैं। जिसका मतलब अगर हम हर इंसान ये समझ के चले कि आज मुझे कोविड हो सकता है और मुझे किसी को नहीं फैलाना है और इसलिए मुझे मास्क पहनना जरूरी है, तो जो पूरे हवा में जो ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल्स है ये बनेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी के भी मुंह से ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल्स इतने ज्यादा नंबर में बाहर निकलेंगे नहीं। तो अगर इसने इसने मास्क पहना है, इसने मास्क नहीं पहना है, रिस्क बहुत कम है, क्योंकि सब ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स यहीं अटक गए। अगर दोनों ने मास्क पहना है तो बहुत ही कम रिस्क है, और साथ में अगर 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया तो देखिए आप रिस्क 0% है। जिसका मतलब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी हम वैक्सीन की बातें कर रहे हैं, हम रेमडेसिविर, टोसिलीजुमैब, प्लाज्मा, ये जैसे कि घर एकदम घर वाली चीजें होगी बात करने के लिए। इतना सिंपल चीज है, आप सिर्फ मास्किंग फॉलो कीजिए, हम सेकेंड वेव से भी बाहर निकलेंगे और हमको थर्ड वेव का तो खतरा भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है इस पूरे टॉक के बाद, आप सिर्फ ये एक स्लाइड याद रखिए, बाकी आप सब कुछ भूल सकते हो। अभी मास्क हो तो कौन सा हो, क्या हमें सबको N95 पहनना जरूरी है, क्लॉथ मास्क कैसा हो? WHO ने बहुत सारी स्टडीज की, उन्होंने अलग अलग मटेरियल का सब स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जब 3 लेयर का मास्क होता है, सबसे अंदर का लेयर कॉटन का, सबसे अंदर का लेयर कॉटन का क्योंकि वो पूरा जो मॉइस्चर है वो सोक कर लेता है, सबसे बाहर का लेयर पॉलिएस्टर का, क्योंकि जो बाहर का मॉइस्चर है वो अंदर आने ही नहीं देता, और जो बीच का लेयर है नॉन वोवन फिल्टर या पॉलीप्रोपिलीन लेयर का होता है। ये जब 3 लेयर का मास्क होता है, इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट सर्जिकल मास्क जितनी होती है। ओके, ये मास्क सब जगह ऑनलाइन सब शॉप्स में 3 लेयर मास्क मिल रहा है। आप सिर्फ ये जब भी 3 लेयर मास्क देखो, आप सिर्फ प्रेफर करो कि तीनों लेयर कॉटन के ना हो। बहुत सारे मास्क तीनों लेयर कॉटन के होते हैं। प्रेफरेबली जब आपको ये 3 अलग अलग मटेरियल के लेयर का मास्क मिले तो ये मास्क ज्यादा बेहतरीन होगा। ओके, और जो मास्क कोई भी हो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मास्क पहनने का तरीका। ये आपने 1000 बार देखा होगा, पर फिर भी मैं वापस दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपका मास्क नाक से लेके चिन तक का पूरा हिस्सा कवर करे। अगर आपका मास्क नीचे का पूरा हिस्सा कवर कर रहा है पर आपका नाक खुला है, तो जो एरोसॉल्स या बूंदे है वो आपके नाक से अंदर जाएगी। अगर आपने चिन या नीचे का हिस्सा खुला रखा है तो वहां से लीकेज होगा। आपने नाक और चिन पूरा टाइट है, पर आपने साइड से आपका मास्क जो इधर आपका इलास्टिक लूज है या आपने पीछे से टाइट नहीं बांधा है, तो आपके साइड से अंदर जाएगी। और ये गले पर लगाना तो मास्क ना पहनने के बराबर है। तो अगर आप मास्क पहनना चाहते हो तो पूरा पहनिए। जो दूसरी बात हमने देखी है कि हम मास्क पहने रहते हैं और जब हम बात करना चालू करते हैं सामने वाले इंसान से, ठीक तभी हम मास्क नीचे कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि या तो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, या सबकॉन्शियसली हमारी आदत हो गई है कि बात करते समय मास्क नीचे ले लेते हैं। बात करते समय तो मास्क आपका डेफिनेटली ऊपर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आपके मुंह से बूंदे निकल रही है। अगर आप बात करते समय या कुछ और एक्टिविटी करते समय, अगर आप जब आपके मुंह की कोई एक्टिविटी हो तब अगर आप मास्क नीचे कर रहे हो तो आप सामने वाले को रिस्क में डाल रहे हो। तो ये रहा, अगर आपने कोई भी मास्क, कोई भी 3 लेयर का हो 2 लेयर का हो, अगर आपने मास्क वेल सील्ड रखा तो आपका मास्क, सर्जिकल मास्क, N95 मास्क सबके बराबर है। ओके, तो जो एक दूसरी चीज आजकल बहुत बात हो रही है वो है डबल मास्किंग की। तो मुझे आपको सिर्फ एक बात बताना था कि जो डबल मास्किंग की स्टडी हुई थी, वो उसमें जो बेनिफिट दिखा था, वो डबल मास्किंग की स्टडी का, डबल मास्किंग का बेनिफिट बहुत सारे लेयर्स हो गए या बहुत सारे फिल्ट्रेशन लेयर्स हो गए, उसका बेनिफिट नहीं था। तो आप 3 लेयर का एक मास्क पहनो, दूसरा मास्क भी 3 लेयर का हो, और वो 6 लेयर हो गए, इसलिए ज्यादा बेनिफिट नहीं था। उसका बेनिफिट इसलिए था क्योंकि जब एक के ऊपर एक 2 मास्क पहनते हैं तो नीचे वाला मास्क ज्यादा अच्छे से सील हो जाता है। ओके, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने एक भी मास्क अच्छे से सील करके पहना तो भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा।
तो ये रही मास्किंग की बात, तो वेंटिलेशन की बात। जो बाकी बातें अभी हम जान चुके हैं कि हमें जो जब भी हम बाहर या कोई चीज को हाथ लगाते हैं, हमारे चेहरे को हाथ लगाने से पहले साबुन या पानी से हाथ धोए या फिर सैनिटाइजर से हाथ धोए। जो सब हाई टच सर्फेसेस है, स्पेशली अगर आप देखोगे ऑफिसेज में डोर नॉब्स, स्विच बोर्ड्स, इनको साफ करते रहे। और मेन जो सबसे बात जो मैंने बताई आपको कि आपको वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखना है। जो एक तीसरी चीज है जो हमें सिर्फ तब याद आता है जब हम बीमार हो जाते हैं। जैसे ही हमें लगेगा सर्दी खांसी चालू हो रही है, हम अगले दिन से विटामिन खाना चालू कर देंगे, विटामिन सी, जिंकोविट, सब कुछ तब लेना चालू करेंगे। ये याद रखिए कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ना कुछ ओवरनाइट बिल्डअप नहीं हो सकती, ना 15 दिन में बिल्डअप हो सकती है। बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डअप होने में वक्त लगता है, और उसका फायदा सिर्फ कोविड में नहीं, उसका फायदा आपके हर बीमारी में आता है। इसका मतलब ये है कि आप बीमार हो या ना हो, अब आपको आज से कोशिश करना है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बनाए। अब बॉडी की इम्यूनिटी बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है अच्छा खाना। काढ़ा पीना और बहुत सारी दवाइयाँ खाना, वो सब बॉडी की इम्यूनिटी नहीं होती है। बॉडी की इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट है अच्छा खाना खाना, जो फुल बैलेंस डाइट हो, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का अच्छा प्रोपोर्शन हो, जिसमें दूध, दही और कैल्शियम वाली चीजें अच्छे से हो। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पानी, फ्लूइड अच्छे क्वांटिटी में लो, स्पेशली ये सीजन में जब हमें पता ही नहीं चलता कि हम डिहाइड्रेट कब हो जाते हैं। आपको लगेगा कि आप दिन भर एसी में बैठे हो तो आप डिहाइड्रेट नहीं हो रहे हो। आपको, हर इंसान को फिलहाल कम से कम 3 लीटर की पानी की जरूरत है, वो कोई भी फॉर्म में हो, छाछ, सूप, जूसेस, कोई भी फॉर्म में। दूसरी चीज, अगर आप या आपके रिश्तेदार या दोस्त स्मोक करते हैं या तंबाकू खाते हैं, ये बहुत अच्छा समय है छोड़ने का, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो लोगों में कोई भी ऐसे कोई तंबाकू, शराब या स्मोकिंग की आदत है, उनमें कोविड के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। तीसरी बात, हम में से बहुत लोगों को या हमारे रिश्तेदारों को डायबिटीज है। आपने अगर अभी तक भी डायबिटीज को नजरअंदाज किया होगा तो आप प्लीज कल के कल जाइए, आप लैब में आपका HbA1c, ओके, HbA1c का लेवल करवाइए। आपका HbA1c का लेवल 7 से नीचे, प्रेफरेबली 6.5 से नीचे होना चाहिए, 6.5 से नीचे। अगर आपका HbA1c का लेवल 7 से ऊपर है, उसका मतलब आपका शुगर कंट्रोल नहीं है। और हम देख चुके हैं कि जो अनकंट्रोल शुगर वाले होते हैं, जब उनको कोविड होता है, उनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपके मम्मी पापा, दादी दादा जो भी है घर पे, उनका प्लीज शुगर चेक करवाइए, और अगर शुगर हाई है तो अपने डॉक्टर से जाकर उनको उनके हेल्प से आपके शुगर्स वापस कंट्रोल में लाइए। और जो चौथी चीज है वो है एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज यानी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप हाफना चालू करो। वो कुछ भी हो सकता है, वो जॉगिंग हो सकता है, दौड़ना हो सकता है, घर पे कोई साइकिलिंग हो सकता है, आप वॉक पे जा सकते हो तो वॉकिंग हो सकता है। अगर आपको वॉक पे नहीं, आपको डर लग रहा है या आप नहीं जा पा रहे हो वॉक पे, तो आप घर पे जंप कीजिए या स्किप कीजिए। ऐसी एक्सरसाइज दिन में 20 से 30 मिनट रोज करोगे तो आपका जो लंग का फंक्शन है और हार्ट का फंक्शन है वो अच्छा रहता है। जिन लोगों का हार्ट और लंग का फंक्शन अच्छा रहता है, उनमें हमने देखा है कि कोविड के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। ओके, इसे हम बोलते हैं प्रीहैबिलिटेशन। जैसे आपने सर्जरी के बाद सुना होगा फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन करते हैं, ये हम कोविड होने से पहले ही ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं, ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो हमारा बॉडी उससे ढंग से कोप अप करे। ठीक है, ये यहाँ तक रही सब प्रिवेंशन की बात, और हम चाहते हैं कि यहाँ तक ही सब कुछ ठीक रहे। इतना करने के बावजूद किसी न किसी को कोविड होगा, और इसके आगे हम देखते हैं कि कोविड के बारे में हमको क्या जानना जरूरी है। जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिए कि कोविड में 80% लोग, कभी कभी 90% लोगों का इलाज घर पे हो पाता है। उनको सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स यानी आपको सबको ही पहले फ्लू हुआ होगा, ओके, सर्दी, बुखार, बॉडी एक, सर्दी, गले में खराश, और यही सिम्टम्स कोविड में होते हैं। हम कभी फ्लू के, सर्दी और बुखार और खांसी जैसे डरते थे? कभी नहीं। पर अब जैसे ही हमें बुखार हो जाता है, हर अगले बुखार में अरे वापस बुखार आ गया, दूसरा दिन हो गया वापस बुखार आ रहा है, अरे डॉक्टर तीसरा दिन हो गया वापस बुखार आ रहा है। आप बुखार से पैनिक मत होइए, ये कोविड बीमारी का पैटर्न ऐसा है। अभी आप ये ध्यान से सुनिए कि हर वायरल बीमारी होती है, उसका एक पैटर्न होता है। और हमने जो फिलहाल का जो सेकेंड वेव है उसमें देखा है कि
जो बुखार है वो काफी बार 7 दिन, 10 दिन, कुछ कुछ लोगों में 12 दिन भी रह रहा है। तो सिर्फ अगर आपका बुखार 4 या 5 दिन से आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि आप पैनिक हो जाए और आप एडमिट होने का सोचना चालू कर दे, आप सिटी स्कैन करने का सोचना चालू कर दे, आप डॉक्टर के पीछे ही पड़ जाओ कि मुझे एंटीबायोटिक दे दो, मुझे स्टीरॉइड्स दे दो। ऐसा प्लीज मत कीजिए। मैं आपको बताती हूँ कुछ स्लाइड्स में कि इसका नुकसान क्या होता है। तो 80% लोग घर पे ठीक होते हैं, कुछ 20% होते हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत होती है। अब ये 20% लोग कौन होते हैं? जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन, हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर है, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 या उससे कम होता है, या जिन्हें सांस लेने की इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि अगर आप उनका 1 मिनट में गिनोगे कि कितनी बार सांस लेते हैं तो 30 बार से ऊपर सांस लेते हैं, या अगर कोई कारण एक्सरे अगर उनका हो रहा है और एक्सरे में कुछ दिखता है तो। इसके अलावा जो बाकी सब लोग होते हैं उनका ज्यादातर इलाज घर पे हो पाता है, अनलेस किसी को, कोई डॉक्टर को ही लगे कि ये हाई रिस्क पेशेंट है तो वो आपको खुद बताएंगे कि इसका क्या करना है। सर्दी खांसी के अलावा जो एक दूसरी चीज हमको बहुत कॉमनली दिख रही है वो है लूज मोशंस। इसमें तो कुछ कुछ लोगों को सिर्फ 2-3 दिन लूज मोशंस होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनको एक्चुअली कोविड है। तीसरे दिन बुखार आता है और फिर वो तब आइसोलेट होते हैं, तब तक वो घर में बाकी सब लोगों को कोविड दे चुके होते हैं। तो आपको फिलहाल के दौर में अगर आपको कोई भी लक्षण आए, कोई भी लक्षण, वो लूज मोशंस ही क्यों ना हो या सिर्फ पीठ में दर्द क्यों ना हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ अलग है, आपको श्योर होने तक आप प्लीज आइसोलेट हो जाइए। अगर आपको श्योर हो जाएगा कि ये कोविड नहीं है तो आपको डॉक्टर खुद बता देंगे कि ये कोविड नहीं है, आप बाहर निकल सकते हो। ठीक है। और जो दूसरी चीज हमको दिख रही है वो है डायबिटीज। जो लोगों को डायबिटीज है उनको कोविड के कारण बहुत सारा शुगर अप डाउन हो रहा है। तो अगर एक बार कोविड आपको लगे कि कोविड है, तो ये बहुत बिजी स्लाइड है, मैं आपको इसमें सिर्फ जो 2 चीज बताना चाहती हूँ मैं बता रही हूँ। ये याद रखिए कि कोविड जब हो जाता है, जो आपको टेस्ट की जरूरत होती है वो है जो गले से निकालकर जो टेस्ट करते हैं, उसमें 2 टेस्ट होते हैं गले से निकालकर। एक होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट और एक होता है आरटीपीसीआर टेस्ट। अब मैं इतने डिटेल में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको सबको बताया, हम लोग सब अपने आप में डॉक्टर बन चुके हैं और इस कारण काफी लोगों को बहुत सारी गलतफहमी हो गई है। ओके, तो अगर किसी इंसान का रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनको आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। तो अगर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको सीटी वैल्यू जानना है इसलिए हमको आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। ये एक दूसरी गलतफहमी। किसी ने व्हाट्सएप पे ये मैसेज फैलाया था कुछ महीनों पहले कि सीटी वैल्यू अलग अलग चीजें थी, 15 से कम, 26 से कम, 30 से कम। ये याद रखें कि सीटी वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। सीटी वैल्यू कम या ज्यादा होने से आपकी बीमारी ज्यादा डेंजरस है या आप बीमारी फैलाओगे, इसका कोई भी मतलब नहीं है। हमने सीटी वैल्यू 35 के लोगों को वेंटिलेटर पे देखा है और हमने सीटी वैल्यू 12 वाले लोगों को घर पे बिना कोई लक्षण के देखे। ओके, तो रैपिड एंटीजन पॉजिटिव इज कोविड पॉजिटिव, आपको आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। अगर रैपिड एंटीजन नेगेटिव आता है तो यस, आपको आरटीपीसीआर के लिए जाना पड़ेगा। रैपिड आरटीपीसीआर की जो दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोगों का टेस्ट हो जाता है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, बीमारी ठीक हो जाती है, उनको दूसरी चीज जो हमें सबको लगती है कि अब हम रिपीट टेस्ट करवाए कब, हमें कब पता चलेगा कि हमारी बीमारी खत्म हो चुकी है। ओके, तो ये याद रखिए कि अभी इंटरनेशनल और हमारे भारतीय गाइडलाइंस भी ये कहते हैं कि पहला टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है उसके बाद रिपीट टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर रिपीट टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कोविड खत्म हो गया? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कुछ स्लाइड में कैसे पता चलेगा, पर आपको ये समझना जरूरी है कि जब आपकी बीमारी खत्म भी हो जाती है, आरटीपीसीआर टेस्ट आपके डेड या मरे हुए वायरस को भी पिकअप करती है। तो वो जो मरा हुआ वायरस है वो भी एक आरटीपीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट देता है। उसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी आपको कोविड है या आप बीमारी फैलाओगे। और क्योंकि मरा हुआ वायरस पॉजिटिव रिपोर्ट देता है, इसी कारण से गाइडलाइन चेंज हुई है कि अगर किसी को कोविड डायग्नोज हो चुका है तो उनका कोविड नेगेटिव प्रूफ करने के लिए वापस आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 2 चीजें। तीसरी चीज, जो ब्लड टेस्ट होते हैं या एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, काफी बार लोगों को लगता है मुझे कोविड के लक्षण लग रहे हैं, चलो मैं जाके खून की जांच करवा लेता हूँ क्योंकि बीएमसी को पता ही नहीं चलेगा। ये याद रखिए कि जो खून की जांच है उसमें एंटीबॉडीज पिकअप होते हैं और एंटीबॉडी पहले हफ्ते या पहले 2 हफ्ते में नहीं पिकअप होते। उसका मतलब
अगर आपको कोविड के बीमारी या कोविड के लक्षण है, अगर आप ब्लड टेस्ट करोगे एंटीबॉडी का तो वो नेगेटिव आएगा, उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं है। आपकी बीमारी खत्म होने के 1.5-2 हफ्ते के बाद जब आप चेक करना चालू करोगे तब आपको एंटीबॉडी दिखेगा। एंटीबॉडी 2 कारण से दिख सकते हैं। ओके, एक अगर कोविड इन्फेक्शन हो चुका है तो, या वैक्सीन मिलने के बाद भी एक जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है आप सबको टेस्टिंग के बारे में होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, सिर्फ जो 2 इसमें जो डिफरेंस है, एंटीजन टेस्ट एक कार्ड टेस्ट होता है, जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का स्ट्रिप होता है ना, एंटीजन टेस्ट वैसे ही एक स्ट्रिप होता है, उसमें सिर्फ बूंद डाल देते हैं और वो तुरंत पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देता है। इसका ये फायदा है कि आपको आजकल आप सभी जानते हो कि आरटीपीसीआर का 2-2, 3-3 दिन का वेटिंग टाइम चल रहा है। तो अगर हमको तुरंत जानना है तो हम एंटीजन टेस्ट करते हैं, ये समझ के कि हर नेगेटिव एंटीजन टेस्ट का मतलब डेफिनेटली नेगेटिव है ये नहीं है, इसका सेंसिटिविटी या जो इसमें पॉजिटिविटी रेट है वो कम होता है। तो अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो जरूर हमको आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जाना पड़ता है, पर एंटीबॉडी या ब्लड टेस्ट का कोविड डायग्नोसिस में या कोविड है या नहीं है उसमें कोई भी रोल नहीं है। तो अभी हम टेस्ट कर चुके हैं, हमें पता चल गया कोविड है, घर पे क्या करें? ठीक है, यूजुअली मैक्सिमम लोगों में सिम्टम्स 8 से 10 दिन तक चलते हैं और ये जो लक्षण है ये अपने आप ही कम हो जाते हैं। आप दवा लो या ना लो, ये जो लक्षण है ये अपने आप कम होंगे। ठीक है, और तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोविड है या आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, सबसे पहले आप ऐसे रूम में आइसोलेट होइए जहां और कोई नहीं है, और प्रेफरेबली जिसको आपके पास एक खुद का बाथरूम हो। हम जानते हैं कि बॉम्बे में ये कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, तो काफी बार तो बीएमसी इंसिस्ट करती है कि आप कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके क्वारंटीन कीजिए, पर अगर आप घर पे ही क्वारंटीन हो रहे हो तो ये याद रखिए कि अगर जो पॉजिटिव इंसान है वो अगर बाथरूम में जा रहा है तो एग्जॉस्ट फैन ऑन रखिए, और जो अगला इंसान अंदर जाएगा वो 15-20 मिनट के गैप के बाद जाए। ठीक है, जो कोविड ग्रस्त है वो खाना पीना अच्छे से रखिए। आप पेन या बुखार या दर्द के लिए क्रोसिन ले सकते हो। क्रोसिन के अलावा यूजुअली कोई और पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती। क्रोसिन और सर्दी खांसी के अलावा आप अगर कोई भी दवा लो तो वो प्रिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए। आप खुद के किसी और दोस्त को वो दवा दी गई थी इसलिए आप वही प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करवा के वही आप मेडिकल शॉप से दवा ले रहे हो, ऐसे प्लीज मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर इंसान को साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं, हर इंसान को वही दवाइयों की जरूरत नहीं होती। मैं कुछ स्लाइडों में मैं ट्रीटमेंट पे आऊंगी। दूसरी चीज है स्ट्रिक्ट हाइजीन, जिसका मतलब अगर आप घर से बाहर निकलो तो आप मास्क पहनकर ही निकलो, घर से बाहर नहीं, रूम से बाहर, और आपके साथ वाले भी मास्क पहने रहे। तीसरी चीज जो सबसे अहम चीज है वो है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना। ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर जब आप लगाते हो एक बार बैठे बैठे भी देखिए, फिर आप घर में 6 मिनट वॉक कीजिए रूम में या घर में, और 6 मिनट के बाद वापस ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिए। नॉर्मली एक्सरसाइज के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन या तो वही रहता है या तो फिर बढ़ जाता है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है 94 या उससे नीचे, उसका मतलब ये पहला लक्षण है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े और हॉस्पिटल की जरूरत पड़े। इसलिए ये जो 6 मिनट वॉक टेस्ट हम जो बोलते हैं इसे आपको हर 6 घंटे में करते रहना है। जो हम बात कर रहे थे कि अगर हम टेस्ट नहीं करें तो हम आइसोलेशन एंड कैसे करें, तो ये बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए गए हैं। ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करना है, जिसका मतलब अगर कम से कम 24 घंटे आपको बुखार नहीं है, पिछले 24 घंटों में अगर आपको बुखार नहीं है, क्रोसिन लेने के साथ नहीं, अगर आपने क्रोसिन नहीं लिया है फिर भी बुखार नहीं है, आपके बाकी सब जो है लूज मोशंस है या सांस फूलना है वो कम हो चुके हैं। इसमें जो कॉफ है ये चला गया है अभी क्राइटेरिया से, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि कोविड तो ठीक हो जाता है पर जो खांसी है ये काफी दिनों तक, कभी कभी 2-2, 3-3 हफ्ते तक सूखी खांसी रहती है। तो खांसी जरूरी नहीं है जाना, एक सूखी खांसी कभी कभी रह सकती है, पर जो बाकी जो सब सिम्टम्स है वो सब रिजॉल्व हो जाने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके पहले लक्षण से 10 दिन हो जाने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर आज मुझे हल्का बुखार है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि इसके अगले 10 दिन में डेफिनेटली आइसोलेशन में हूँ।
ठीक है, तो मैं सिर्फ 10 दिन बाद आइसोलेशन से निकल सकती हूँ, और 10 दिन बाद जब हम आइसोलेशन से निकले तो हमको कोई भी कोविड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बचे 20% लोग, इनको हॉस्पिटल की जरूरत होती है। हॉस्पिटल में जो जरूरत होती है वो कभी कभी सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए होती है, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर हॉस्पिटल के इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। पर फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि एक बार जब ऑक्सीजन 93 से कम होना चालू हो जाता है तो हम डेफिनेटली एडवाइस करते हैं कि आप हॉस्पिटल में रहिए। हम जानते हैं कि फिलहाल की सिचुएशन में हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन बेड मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर आपके घर में ऐसा ही कोई व्यक्ति है जो एक हॉस्पिटल बेड का वेट कर रहा है, उनका सैचुरेशन 90-92 चल रहा है, तो आप घर पे उनके लिए क्या कर सकते हैं उनका ऑक्सीजन वैसे ही मेंटेन रखने के लिए? सबसे पहली चीज, उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। जैसे हम गुब्बारे में गुब्बारा फुलाते हैं तब कैसे सांस बाहर लेते हैं फोर्स से, वैसे सांस बाहर और वैसे ही सांस अंदर। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम, उससे थोड़ा ऑक्सीजन मेंटेन रह सकता है। जो दूसरी चीज ऑक्सीजन थोड़ा मेंटेन करने में हेल्प करती है बीमार लोगों में, वो है पेट पे सोना। तो अगर ऑक्सीजन आपका 92-93 चल रहा है, कोई पेट पे सो जाता है तो उनको ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए 94-95 हो जाता है, थोड़ा आपको वक्त मिलेगा हॉस्पिटल ढूंढने के लिए। तो ये 2-3 चीजें जो आप ध्यान रखिए, और ये आपको फिलहाल की जो क्रिटिकल सिचुएशन है, क्राइसिस का सिचुएशन, उसमें ये काफी हेल्प करता है। कुछ चीजें जो मैं आपको बहुत ध्यान से मैं चाहती हूँ कि आप सुनो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैसे ही कोविड डायग्नोसिस हो जाता है तो कम से कम 10 रिश्तेदारों के फोन आते हैं कि अरे भैया सीटी स्कैन करवा लो, पता चल जाएगा निमोनिया है कि नहीं। और ये एकदम गलत है। कोविड के सिर्फ 5% लोगों को एक्चुअली सिटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको लग रहा है आपको 2-3 दिन बुखार है, आप सिटी स्कैन करवा लोगे, आपको फिर आजकल तो सब लोग पूछते हैं कितना स्कोर है भैया, कितना स्कोर है, अच्छा 5 स्कोर है, ठीक है, एडमिट हो जाते हैं। ये आप एक गलत साइकिल में एंटर कर रहे हो। ठीक है, पहले हफ्ते में सिटी स्कैन का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ बुखार है इसलिए सिटी स्कैन का कोई मतलब नहीं होता। हम सिटी स्कैन बहुत कम, कुछ फिक्स क्राइटेरिया उनमें करते हैं। जब आपका इन्फेक्शन दूसरे वीक में चला गया है, मींस 8 दिन हो चुके हैं, और 8 दिन होने के बाद या तो आपके सिम्टम्स या बुखार बढ़ते ही जा रहा है, और आपके ब्लड टेस्ट जो है, जैसे सीआरपी, आपने वर्ड सुने होंगे, सीआरपी बहुत बढ़ रहा है, तो दूसरा वीक और सिम्टम्स आपके बिगड़ रहे हैं और आपके ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट ठीक नहीं आ रहे, तो सिटी स्कैन की जरूरत है। ये क्राइटेरिया में अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल भी है, तभी भी हम काफी बार आपको डॉक्टर बताएंगे कि तब सिटी स्कैन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 6 मिनट वॉक के बाद आपको दिख रहा है कि 93 या 92 या 91 पे जा रहा है, तब सिटी स्कैन की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी बात, सैचुरेशन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर अचानक जब सांस फूलना चालू हो जाए तब सिटी स्कैन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये 3 क्राइटेरिया देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम लोगों को सिटी स्कैन की जरूरत है ही नहीं। तो ये जो पूरा जो प्रैक्टिस चालू हुई है कि तीसरे चौथे दिन सिटी स्कैन कर लो, फिर वापस अगले हफ्ते सिटी स्कैन कर लो, ये गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, आप प्लीज ये सिटी स्कैन वाला दौर और बहुत सारे दवाइयों जो खाने वाला जो दौर है, ये हमें बंद करना है, क्योंकि इसका फायदा तो है ही नहीं, इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही सिटी स्कैन पे किसी को 3, 4, 5 का स्कोर दिख जाता है, उनको एडमिट होना होता है। जैसे ही आप एडमिट हो जाते हो, आप एक नए साइकिल में घुस जाते हो। आपको रेमडेसिविर मिल जाएगा, आपको बहुत सारी दवाइयां मिल जाएगी, आप 5 दिन हॉस्पिटल में रहोगे, और जो चीज एक 15 रुपए के क्रोसिन से सॉल्व हो सकती थी, वहीं आप 1.5 लाख का बिल बना चुके होते हो। ओके, आप सोचोगे कोई बात नहीं डॉक्टर, पैसों की कोई बात नहीं है, इंसान तो ठीक है, पर आप ये याद रखिए कि हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है, और जब कोई चीज का बेनिफिट ही नहीं है तो उसका साइड इफेक्ट लेकर मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसी साइड इफेक्ट से मैं आ रही हूँ दवाइयों पर। ये और एक स्लाइड है जो मैं आपको ध्यान से बताना चाहती हूँ। कुछ दवाइयां हैं जिसका 0 बेनिफिट है। ओके, मैंने कहा 0, 1%, 2% नहीं, 0 बेनिफिट है। उसमें है आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक्स। बहुत लोग सोच रहे होंगे मैं इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इस टॉप पे कम से कम आधे जो लोग हैं ये सब नाम सुन चुके हैं और खा भी चुके हैं शायद। आइवरमेक्टिन कीड़ों की दवा है। ओके, कोरोना एक वायरस है। डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया पे काम करता है। कोरोना एक वायरस है, और एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया पे काम करते हैं। इनमें से कोई भी दवा
वायरस पे काम नहीं करती। बहुत लोग बोलेंगे कि हमने दवा ली थी, हमको आराम हुआ। आपको आराम इसलिए हुआ क्योंकि आपने 4-5 दिन दवा खाई, 4-5 दिन में आपकी बीमारी अपने आप ही ठीक हो रही थी, ठीक है, ये दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी। दूसरी चीज जो सिर्फ और सिर्फ हम हॉस्पिटल में देते हैं या बहुत कम कंडीशंस में हम ओपीडी बेसिस पे भी देते हैं, वो है स्टेरॉइड्स। सिर्फ फीवर के लिए हम स्टेरॉइड्स कभी नहीं देते। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ बुखार के लिए स्टेरॉइड्स मिल रहा है। पहले हफ्ते में मींस पहले 7 दिन में स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, कितना भी बुखार आ जाए। स्टेरॉइड से बुखार जरूर उतरता है, पर स्टेरॉइड से आपकी बीमारी बढ़ती जाती है। स्टेरॉइड्स पहले हफ्ते में स्टेरॉइड्स मिल चुके लोगों को हम सेकंड वीक में हम अस्पताल में देखते हैं और हम उसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। तो ये जो रेड और ऑरेंज कॉलम है, अगर आपने नाम नहीं देखे हैं कभी भी तो आप प्लीज देखिए। ये दवाइयां आपको घर पे ओपीडी बेसिस पे कभी नहीं लेनी चाहिए। तो कौन से दवाइयों की आपको जरूरत है ओपीडी बेसिस पे? विटामिन ले सकते हो, विटामिन सी, विटामिन जिंकोविट, वो सब ले लीजिए। आपको सिर्फ जरूरत है क्रोसिन, बुखार के लिए क्रोसिन की, खांसी है तो कोई कफ सिरप की, और कुछ इनहेलर्स, कुछ स्टेरॉइड इनहेलर्स होते हैं जो पफ या सांस से लेते हैं, ब्यूडेकॉट नाम के होते हैं, फोराकॉट नाम के होते हैं। इन इनहेलर्स का कुछ फायदा देखा गया है कोविड के पेशेंट्स में। सिर्फ एक जो विटामिन जो साइंटिफिक स्टडी में फायदा दिखाया गया है वो है विटामिन डी। ओके, और हम सब लोगों में विटामिन डी की कमी है क्योंकि हम धूप में बाहर नहीं निकलते। तो आपको कोविड का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे सब लोगों को इस समय विटामिन डी का कोर्स कर लेना चाहिए, जो हफ्ते में एक बार होता है 8 हफ्ते तक, ठीक है। तो याद रखिए कि आपको कितना भी बुखार आ जाए, आप प्लीज पैनिक मत हो। आप लोग काफी बार क्या करते हो, पैनिक होते हो, आप लोग डॉक्टर को जाके प्रेशराइज करते हो कि हमें बुखार आ रहा है, प्लीज एंटीबायोटिक दो, प्लीज एंटीबायोटिक दो। डॉक्टर भी परेशान होकर आपको एंटीबायोटिक दे देता है, क्योंकि आपको 4-5 दिन की एंटीबायोटिक देता है, वैसे ही आपका 4-5 दिन बाद बुखार उतरना होता है, आपको लगता है दवा से बुखार उतरा। तो एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स का प्लीज डिमांड मत कीजिए, ये आपको कोई फायदा नहीं कर रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स ही हो रहे हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सिर्फ आपको ये बहुत डिटेल स्लाइड है, सिर्फ आपको मुझे ये दिखाना था कि जो पहले 8 से 10 दिन है उसमें स्टीरॉइड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ ये जो 8 दिन के बाद का जो पीरियड होता है, तब हम स्टीरॉइड या किसी को ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर हम हॉस्पिटल में देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी क्योंकि ये अपने इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस में आ चुका है कि एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन ये सब पब्लिश हो चुका है, इसका कोई रोल नहीं है। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये साइंस बता रहा है, ये नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस बता रहे हैं कि ये दवाइयां आपको नहीं लेना चाहिए। ये एक चीज मैं आपको स्टेरॉइड्स का बताना चाहती हूँ कि आप ये देखोगे, ये जो ब्लैक बार है ना, जब इस लाइन के इस पार ब्लैक बार है उसका मतलब किसी को स्टेरॉइड्स का फायदा हुआ। आप ये देखोगे कि जो लोग वेंटिलेटर पे है या जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उन लोगों का स्टेरॉइड का फायदा हो रहा है। जो लोग बिना ऑक्सीजन की, जिसको जरूरत नहीं है, जब वो स्टेरॉइड लेते हैं, उनमें डेथ रेट या मॉर्टेलिटी रेट उनमें 18% थी और बाकी लोगों में 14%। जिसका मतलब जो घर बैठे स्टेरॉइड लेते हैं उनमें डेथ का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स लेना कोई मजाक की बात नहीं है, आप बिना काम का घर पे प्लीज स्टेरॉइड्स मत लीजिए। ये विटामिन डी का मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये ऐसा ही एक प्रिस्क्रिप्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आप देखोगे बहुत सारी दवाइयां, इसमें से सिर्फ जो आखिरी की 2-3 चीजें वो काम की है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, ये बैंडी प्लस, जो आइवरमेक्टिन है, तो ये सब ऐसा प्रिस्क्रिप्शन मैं जानती हूँ। मेरे ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ 2-3 दवाइयां होती है, उनके बाकी रिश्तेदार और पेशेंट्स फोन करके उनको इतना प्रेशराइज करते हैं कि 10 दवाइयां दी है हमको, तुम कैसे ठीक होगे बीमारी के अलावा। अब अगली बार जब आप किसी को फोन करो तो आपको पूछना चाहिए कि तुम कौन सी दवाई ले रहे हो। अगर वो बोले कि वो कीड़ों की दवा और एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो आपको उन्हें बोलना चाहिए कि ये दवा कोरोना पे काम नहीं करती, आप प्लीज ये दवा मत लो, ठीक है। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्लाइड एक बहुत फेमस रेडियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बनाई थी, ये बताने के लिए कि 95% लोग घर पे ठीक हो रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ क्रोसिन लेते हैं, जो सिर्फ अपना फीवर मॉनिटर करते हैं और सिर्फ ऑक्सीजन चेक करते हैं और ठीक हो जाते हैं, लो कॉस्ट 15 रुपए का ट्रीटमेंट। और कुछ लोग होते हैं जो 10 दवाइयां खाते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं, ऑलमोस्ट 15-20 हजार का खर्चा कर लेते हैं टेस्ट कराने में,
और वो उसमें भी 95% ही ठीक होते हैं। ठीक है, तो आप टेस्ट कराओ, दवाइयाँ लो या आप कुछ मत करो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको सिर्फ ऑक्सीजन मॉनिटर करना है और कुछ ब्लड टेस्ट से हमको पता चलता है कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो ये रहा ट्रीटमेंट तक का हिस्सा। जो अभी तीसरा जो बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि 1 तारीख से सबको वैक्सीन मिलने वाला है, थोड़ा सा बताना चाहती हूँ वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी वैक्सीन की हिचक है। व्हाट्सएप पे हमने सबने पढ़ा कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि वैक्सीन से ही कोरोना हो जाता है, या वैक्सीन से हमारा जेनेटिक मेकअप पूरा जीन ही खराब हो जाता है, हमारा जो जेनेटिक पूरा मेकअप है वही खराब हो जाएगा, वैक्सीन से कैंसर होने का रिस्क होता है। ये सब बेबुनियाद है, ऐसे कुछ नहीं होता वैक्सीन से। ये जो वायरस है, ये वायरस का बाहर का हिस्सा देख रहे हो, नीला हिस्सा, इसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। ये वायरस का कैप्सूल है। ये जो कैप्सूल है, इससे वायरस अपने शरीर के कुछ सेल्स को अटैच होता है। वैक्सीन सिर्फ एक चीज करता है, ये जो कैप्सूल है इसको कवर अप, इसको कवर करने की या इसको बंद करने की चीजें बनाता है। तो अगर आप देखोगे, ये वायरस है, ये वैक्सीन ने हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना दी। उसका मतलब अगली बार जब वायरस हमारे शरीर में आएगा तो पहले ही जाकर ये एंटीबॉडीज, ये पूरे जो कैप्सूल पे जो स्पाइक प्रोटीन है उनको जाकर अटैच हो जाएंगे। और क्योंकि ये सब स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी से अटैच हो जाएंगे, वो अपने हमारे शरीर के कोई सेल को अटैच ही नहीं हो पाएंगे और उससे कोविड बीमारी नहीं होगी। ठीक है, बस हर वैक्सीन यही काम करता है कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है। सिर्फ हर वैक्सीन का ये एंटीबॉडी बनाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, कोई अंदर कोई वैक्सीन से एक छोटा सा हिस्सा लेकर जाता है, वायरस का ही छोटा सा हिस्सा, जिससे स्पाइक प्रोटीन बन जाता है। जो कोवैक्सीन है उसमें मरा हुआ वायरस शरीर में डालते हैं, जिससे एंटीबॉडी बन जाते हैं। पर मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि इसमें से कोई भी वैक्सीन में हम वायरस अंदर नहीं डालते, जिसका मतलब ये है कि वैक्सीन लेने से आपका आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता और वैक्सीन लेने से आपको कोविड बीमारी नहीं हो सकती। ये जरूर है कि वैक्सीन लेने के बाद आप लापरवाह हो जाओ कि आप मास्क न पहनो और उस वजह से कोविड हो। ठीक है, पर वैक्सीन लेने से कोविड नहीं हो सकती। वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स है। आप देखोगे, सर में दर्द, थकान महसूस होना, बुखार, हल्का सा नौशिया होना। कोवैक्सीन में तो कोवैक्सीन में और भी कम साइड इफेक्ट्स है, सिर्फ जहाँ इंजेक्शन है वहां थोड़ा दर्द होता है। और कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, बहुत सिंपल साइड इफेक्ट्स है जो 2 या 3 दिन में मैनेज हो जाते हैं। सिर्फ क्रोसिन लेने से मैनेज हो जाते हैं। जो आपको याद रखना है कि पहले डोज से कोई इम्यूनिटी नहीं आती। ओके, आपकी इम्यूनिटी दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद ही चालू होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको पहला डोज मिल चुका है और आप एक्सपोज होकर आपको कोविड नहीं होगा, तो ये सच नहीं है। हम आजकल हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स देख रहे हैं जिन्हें पहले डोज के बाद कोविड होकर वो हॉस्पिटल में भी भर्ती है। ठीक है, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो सिर्फ सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद आती है। पर वैक्सीन मिलने वाले का जो फायदा है वो ये है कि अगर उनको कोविड हो भी जाए, काफी लोगों को लगता है कि 2 डोज मिलने के बाद भी तो किसी को कोविड हुआ, तो फिर वैक्सीन लेने का फायदा ही क्या है। ऐसा है कि जिसे कोविड वैक्सीन मिल जाती है उनको कोविड हो सकता है। अगर आपने सुना है, हम एफिकेसी सुनते हैं, एफिकेसी हम बोलते हैं 60% या 80% या 90% है। इसका मतलब अगर 100 लोगों को वैक्सीन मिलती है उसमें से 60% या 60 लोगों को कोविड नहीं होगा, जिसका मतलब 40% या 40 लोगों को कोविड हो सकता है। तो अगर 40 लोगों को कोविड हो सकता है तो वैक्सीन का फायदा क्या हुआ? वैक्सीन का फायदा ये है कि वो जो 40 लोग हैं जिनको कोविड होगा उनको सिर्फ माइल्ड कोविड होगा। ये देखा गया है कि जिनको वैक्सीन मिल चुका है उनमें सिवियर कोविड या हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट या कोविड से मृत्यु ये कभी नहीं होती। तो जो वैक्सीन का फायदा है वो ये है कि 0 कोविड हॉस्पिटलाइजेशन, 0 कोविड डेथ, और उसका जो एफिकेसी फ्रॉम सिवियर, यानी सिवियर बीमारी या बहुत गंभीर बीमारी से जो प्रोटेक्शन है वो 100% है। ओके, और ये सब वैक्सीन में देखा गया है, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो स्पुतनिक वी हो। अभी स्पुतनिक वी भी अपने आएगा। जो प्रोटेक्शन फ्रॉम गंभीर बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ है वो 100% है, और वो वैक्सीन का फायदा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप वैक्सीन लें। जो दूसरी चीज है, जो सब लोगों को लगता है कि हमने बहुत सुना है कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों को हार्ट अटैक आया है या लकवा हुआ है या कुछ ना कुछ डेथ हुई है। ये याद रखिए कि जब हमने 1 करोड़ लोग को वैक्सीन दी
अगर हम वैक्सीन नहीं भी दे तो भी 1 करोड़ लोग में जब हम अगले 2 महीने देखेंगे तो 4000 लोगों को हार्ट अटैक आएगा, 4000 लोगों को लकवा होगा, कुछ लोगों को कैंसर भी होगा, उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी होगी। ये वैक्सीन नहीं दोगे तो भी 1 लाख लोगों में, 1 करोड़ लोगों में ये होगा। उसका मतलब जब 1 करोड़ लोगों पे तुम वैक्सीन दोगे, ये तो नेचुरली भी होना है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये 4000 लोगों को हार्ट अटैक वैक्सीन के कारण आया या 4000 लोगों को स्ट्रोक वैक्सीन के कारण हुआ। ये तो नेचुरली भी 1 करोड़ लोगों में होना था। तो वैक्सीन का कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। वैक्सीन 1 मई के बाद हर 18 साल के हर उम्र के इंसान के लिए खुलने वाली है। बहुत लोगों को डर होता है कि हमें डायबिटीज है, हमें सांस की बीमारी है, हमें कुछ कैंसर कीमोथेरेपी है, या किसी को डायबिटीज या डायलिसिस या किडनी पेशेंट है, उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं। आप जानते हो कि ये जो कैटेगरी के लोग हैं, इनमें तो सिवियर या गंभीर कोविड होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इन लोगों को वैक्सीन तो अवश्य लेना चाहिए बिना कोई हिचक के। आपको अगर कोई एलर्जी है, ये बीच में हुआ था कि एलर्जी वालों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, वो अब बिल्कुल डर नहीं है। अगर आपको डस्ट की एलर्जी है या सल्फा की एलर्जी है या कोई खाने की एलर्जी है, वैक्सीन लेने में कोई हिचक न रखे, आपको वैक्सीन की एलर्जी नहीं होगी। अगर आपको अनकंट्रोल डायबिटीज है या हार्ट के पेशेंट हो, प्लीज वैक्सीन लेने की हिचक ना रखें, आपको वैक्सीन अवश्य लेना चाहिए। आपको वैक्सीन की और ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये इस पे मेरा टॉक फिनिश होता है। जो भी आपके सवाल है आप क्वेश्चन आंसर में टाइप कर सकते हो, और अगर आपको बाद में कोई सवाल आता है, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप कभी भी मुझे ईमेल कर सकते हो। दौर बहुत बुरा है, दौर बहुत बुरा है। हो सके उतना प्लीज बीमारी से बचिए। अगर कुछ हो जाए तो पैनिक मत होइए, क्योंकि अगर कोविड होने वालों को भी 90% लोगों को आप घर पे ही ठीक हो जाओगे। जो 10% लोग हैं उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। बॉम्बे की सिचुएशन होपफुली अगले 2 हफ्तों में थोड़ा सुधरना चालू होगा। जरूरत पड़े आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए जरूर हम अवेलेबल है, ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू डॉक्टर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है तो हमने उसको सेव किया है, हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपको, तो आप के 5-6 क्वेश्चन है उसका आंसर आप कर दीजिए। देख पा रहे हैं आप? मैं देख पा रही हूँ। यस, ओके। हाउ मेनी टाइम्स कैन वी वॉश द मास्क बिफोर वी डिस्कार्ड इट? अगर कपड़े का मास्क है तो आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो, जब तक वो फटे नहीं, जब तक उसका इलास्टिक लूज ना हो जाए, जब तक आपको लग रहा है कि अब बोर हो गए हो मास्क को यूज करके, तब तक आप मास्क यूज कीजिए। कपड़ों के मास्क में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये याद रखिए कि अगर पसीने में, फिलहाल गर्मी में जब कपड़े का मास्क गीला हो जाता है तो उसका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाता है। तो हमेशा अपने साथ और एक मास्क रखिए। अगर पसीने से मास्क गीला हो जाए तो मास्क चेंज कर लीजिए। क्या आपको जिंकोविट सेलिन लेना चाहिए? अगर आप ले रहे हो तो लीजिए, जरूर लीजिए। याद रखिए विटामिन सी, सेलिन में विटामिन सी आपको फ्रूट से भी मिलता है। जिंक आपको दाल, नट्स, सिंगदाने, इनसे सबसे जिंक मिलता है। ये आजकल बहुत ही फैड या फैशन हो गया है कि हम लोग सब विटामिन सी और जिंकोविट खाते हैं। सच बताए तो मैं या हमारे परिवार में कोई भी विटामिन कोई नहीं लेता। ठीक है, तो आप खा रहे हो तो खाइए, क्योंकि इसका नुकसान नहीं है, एटलीस्ट कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, फायदा जो होगा ऑब्वियसली आपको थोड़ा, जो विटामिन सी, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो उसका थोड़ा तो फायदा होगा। If I had COVID, what should I test for long term or 1 month after COVID check? अगर आपको कोविड हो चुका है, आपका बुखार उतर चुका है, आपका सैचुरेशन नॉर्मल है, आपको और कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कोविड होने के कुछ हफ्तों तक भी लोगों को वीकनेस रहती है, इसे हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। ये नॉर्मल है और कुछ हफ्तों में धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाती है। तो वो जो वीकनेस है उसके लिए आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ खाना पीना और थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, व्हाट्सएप पे ये मैसेजेस आना चालू हुए थे कि पीरियड्स के आसपास वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। ये अफवाह है। वैक्सीन का, कोई भी वैक्सीन का, कोई भी दवा का पीरियड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज ये जो है, इसे आप नजरअंदाज कीजिए। जो आपको फॉरवर्ड कर रहा है उनको प्लीज रिप्लाई कीजिए कि ये गलत है, और ये मैसेज को प्लीज आप फॉरवर्ड मत कीजिए। हाउ मेनी डोज ऑफ लिम्सी शुड यू टेक इन अ डे?
विटामिन सी का डोज अगर आप एक टैबलेट ले लो तो भी ठीक है, अगर आप 2 टैबलेट लेना चाहो तो भी ठीक है। लिमसी टेस्टी टैबलेट होती है, अगर आपने कभी खाई है तो, खट्टी होती है तो आप ले सकते हो। पर अगर आप फ्रूट से जैसे नींबू, संतरा, इससे भी काफी विटामिन सी मिलता है, अगर आप वो ले सको तो वो भी काफी अच्छा है। Precautions other than masking, what if you come to know that you have interacted with someone COVID positive? देखो ये चीज हमारे साथ बहुत बार हो रही है कि हम इंटरेक्शन कर चुके होते हैं, फिर हमें लगता है कि अरे वो पॉजिटिव आया, अब क्या करें। ये याद रखें कि अगर एक बार आपका एक्सपोजर हो गया तो आपके लिए सिर्फ एक ही चीज है, वेट एंड वॉच। फिर आप स्टीम इनहेलेशन कर लो, गार्गल्स कर लो, विटामिन सी खा लो, जिंकोविट खा लो, कोई फायदा नहीं है। फिर अगर आपको कोविड होना है तो होकर रहेगा, और अगर आप बच गए तो बच गए। पर यही सिचुएशन हो सकती है, इसलिए ये याद रखिए कि आपका हर इंटरेक्शन मास्क्ड हो। आप अगर कोई दोस्त भी मिलो तो ये याद रखिए कि शर्म मास्क पहनने में नहीं हो, मास्क न पहनने में शर्म हो। अगर आप मास्क, आप एक दूसरे को टोकना चालू करो कि अरे यार प्लीज मास्क ऊपर कर ले, ठीक है। क्योंकि अगर आप सब लोग मास्क पहने रहोगे ना, तो अगर आपने आधा घंटा किसी के साथ मास्क इंटरेक्शन भी कर लिया तो भी आपका एक्सपोजर नहीं होगा, आपको नहीं होगा कोविड, तो ये याद रखिए। पर स्टीम इनहेलेशन या गार्गल्स करने से आपका कोविड नहीं रुकने वाला है। बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ कि पिछले 1 साल से रोज दिन में 2 बार स्टीम, दिन में 2 बार काढ़ा, दिन में 2 बार गार्गल करते आ रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको स्टीम लेना पसंद है तो लीजिए, पर कोविड से बच रहे हो इसलिए आप स्टीम ले रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और सेम चीज काढ़ा, हमारे पास बहुत केसेस गैस्ट्राइटिस के और एसिडिटी के आ रहे हैं, जिन्हें काढ़े से बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस हो रहा है। तो ये जो काढ़ा का ओवरडोज हो रहा है, ये प्लीज मत कीजिए। 70 साल की कोई इंसान हॉस्पिटल में थी और सडनली सिचुएशन वर्स्ट हो गई। ये हर एक केस का केस ऑन केस होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं इसका जवाब यहाँ अगर देना चाहूँ तो बहुत सारी चीजें होती है। कभी कभी लंग की एक पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं, वो हो सकता है कुछ दूसरा निमोनिया हो चुका हो। एक स्टेटमेंट पे मुझे उस केस पे बहुत बड़ा कुछ जजमेंट देना गलत होगा, तो मैं उस बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहती हूँ। हाउ मेनी डेज गैप इज रिक्वायर्ड फॉर 2 वैक्सीन डोजेस? कोवैक्सीन में 4 हफ्तों का गैप, तो कोवैक्सीन अगर ले रहे हो तो 4 हफ्तों का गैप होना चाहिए। कोविशील्ड में जो गैप सरकार बता रही है 6 से 8 हफ्ते का गैप बता रहे हैं, और वही गैप है स्पुतनिक वी जब अवेलेबल होगा उसमें गैप 3 हफ्तों का होगा, ठीक है। My mother-in-law, age 68, taken vaccine, have BP and sugar. What precaution should she take? Taken both. तो वैक्सीन लेने के बाद कोई स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं होते, वही प्रिकॉशंस होते हैं कि 2-3 दिन तक बुखार आ सकता है। अगर 2-3 दिन के बाद भी अगर किसी को बुखार आ रहा है तो प्लीज आप डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है कि वैक्सीन के कारण नहीं, पर हो सकता है कि कुछ और हो और आपको टेस्ट की जरूरत पड़े। उसके अलावा कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं होते। वैक्सीन से शुगर या बीपी में फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं होता। और जो दूसरी चीज याद रखना है कि वैक्सीन मिलने के बाद भी आपको मास्क पहने रहना है। When can we get vaccine after we get COVID positive? COVID positive होने के 6 से 8 हफ्ते के बाद आप जाकर वैक्सीन ले सकते हो। काफी बार लोगों को पहला वैक्सीन मिल जाता है, फिर कोविड होता है, फिर सेकेंड डोज कब ले? तो सेकेंड डोज आपका कोविड डायग्नोसिस से 6 से 8 हफ्ते के बाद आप सेकेंड डोज ले लीजिए, ओके। If on 4th day I get loose motion and oxygen is 87, what should I do? अगर कोई भी कारण आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम आ रहा है, आप प्लीज आपके डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि काफी बार आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाओगे और ऑक्सीजन सैचुरेशन 87, 88 दिखेगा और तुरंत कुछ सेकंड में 95, 96 हो जाएगा। आपको पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग कुछ सेकंड के बाद ही लेना है। जब नंबर स्टेबल हो जाए वो आपकी पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग है, ठीक है। पर अगर किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन 87 है, आप प्लीज आपके डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। विच वैक्सीन इज बेटर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड? दोनों वैक्सीन बेहतरीन है। मैंने आपको बताया टॉक में कि दोनों का प्रोटेक्शन फ्रॉम सिवियर इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ 100% है। दोनों का एफिकेसी लगभग सेम है, 70 to 90%। तो जो वैक्सीन आपको मिल रहा है आप वो ले लीजिए। प्लाज्मा थेरेपी का क्या फायदा है? प्लाज्मा थेरेपी में कोई भी डेफिनेटिव एविडेंस, हम जब डेफिनेटिव एविडेंस बोलते हैं उसका मतलब ये होता है कि दावा कहकर कोई स्टडी नहीं आई है कि हाँ प्लाज्मा का फायदा है या हाँ प्लाज्मा का फायदा नहीं है। कुछ लोगों में पहले हफ्ते में प्लाज्मा का फायदा होता है, मींस पहले 7 दिनों में। उसमें भी बहुत वेल सिलेक्टेड पेशेंट्स होने चाहिए।
और डोनर भी बहुत वेल सिलेक्टेड होना चाहिए। कैन पपाया लीव्स जूस इंक्रीज प्लाज्मा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके खाने पीने से, जो मैं बता रही हूँ कि आप ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज खाकर आपका प्लाज्मा, मुझे नहीं समझा। आई थिंक उनको एंटीबॉडी बोलना था, क्योंकि प्लाज्मा तो हर इंसान के बॉडी में होता है, शायद उनका मतलब एंटीबॉडी होगा। खाने पीने से एंटीबॉडी सडनली बढ़ जाएगा ऐसे नहीं होता है। मैंने वही बताया कि आपको आपका न्यूट्रिशन या आपका जो सेहत है वो नॉर्मली भी अच्छा रखना है, तो ही आपके एंटीबॉडीज अच्छे से बनेंगे। सडनली आप कुछ लेना चालू कर दोगे ये सोच के कि अब आपके वैक्सीन ले लिया, अब मैं पपाया लीफ खाकर मेरे एंटीबॉडीज बनेंगे, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। वैक्सीन के बाद टंग का टेस्ट चला गया, टेस्ट करवाओ। जी हाँ, वैक्सीन के कारण टंग का टेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो अगर आपका उसके बाद टंग का टेस्ट गया है तो आप प्लीज देखिए, हो सकता है ये कोविड हो। मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, मैं क्वेश्चंस देखकर आंसर करते रहूं कि आप इसमें ऐड करते रहोगे, क्या करूं? नहीं, हो गया अभी, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी जो मेन क्वेश्चन थे जो हमें कवर करने थे आप कवर कर चुके हैं, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। मैं आपके पास 5 मिनट का वक्त है। हाँ, मुझे कुछ बहुत अहम सवाल दिख रहे हैं, बताइए ना, क्वेश्चंस में। बोलिए ना। ओके, एक किसी ने पूछा है कि मॉर्निंग वॉक करते समय वो मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं और मास्क पहनने की जरूरत है क्या? जब आप आउटडोर रहते हो तो आपको कोविड का रिस्क डेफिनेटली कम रहता है, पर अगर आप ऐसे जगह मॉर्निंग वॉक कर रहे हो जहां बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो तो आप मास्क पहने रहिए। अगर आप ओपन जगह हो जहां लोग नहीं है ज्यादा तो आप मास्क नीचे कर सकते हो। किसी ने पूछा है कि 3 मंथ के प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन लेना चाहिए, तो वैक्सीन अभी तक इंडिया में प्रेगनेंसी के लिए अप्रूव नहीं हुई है, वो थोड़ा अप्रूवल थोड़े दिन में आ जाएगा, पर फिलहाल नहीं। वैक्सीन के बाद फर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो एक बहुत बड़ी अफवाह थी जो फैलाई गई थी। कोविड ठीक होने के मैंने वो जवाब दे दिया, आई थिंक हो गया, आई थिंक काफी सारी चीजें हो गई। ओके, तो हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर आगे ले जाते हुए मैं मंडल अध्यक्ष से निवेदन करूंगा वो धन्यवाद प्रस्ताव दे, उसके बाद में हम कार्यक्रम को विश्राम देंगे। जय महेश। कोरोना की महामारी के लिए हम सब ने बहुत सी बातें सुन रखी थी, पर सही क्या गलत क्या इसको लेकर हम सब असमंजस में थे। हम दिल से आभारी है हमारी आज की मेहमान डॉक्टर तृप्ति जी, जिन्होंने हम सबको इस विषय पर इतना अच्छा, सही और सटीक मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में सफल बनाने के पर मैं अपरोक्ष रूप से शामिल सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम आगे अभी और इस तरह के उपयोगी कार्यक्रम करने का विचार कर रहे हैं। उसमें 1 मई से 7 मई तक योगा का कार्यक्रम डॉक्टर स्नेहा राठी द्वारा करने का विचार है। उसकी विस्तृत जानकारी व्हाट्सएप पर दी जाएगी। इसके साथ ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन का कार्यक्रम करने का विचार भी है। इसकी जानकारी भी व्हाट्सएप मैसेज द्वारा दी जाएगी। ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन और डाटा अपडेशन का कार्य हमारे मंडल की युवा समिति हमारे साथ मिलकर कर रही है। इसके अलावा 26 और 27 अप्रैल को